नमस्कार मित्रों, आज बुधारू जी हमसे प्रश्न करने वाले हैं। तो मैं बुधारू जी से सबसे पहले परिचय करा दूं। ये हैं हमारे श्रमिक बुधारू जी। बुधारू जी नमस्ते करिए। नमस्ते सर। बुधारू जी ये बताइए कि आज आप क्या क्या चीज़ें जानने के लिए हमारे पास आए हुए हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये एक्सीडेंट कंट्रोल हायरार्की क्या होता है। सुनिए बुधारू जी, एक्सीडेंट कंट्रोल हायरार्की यानी जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ सेफ्टी, ये बताता है कि हम सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि हम दुर्घटना को पूरी तरीके से साइट से हटा सकें। तो सर ये बताइए कि हम एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ। ये एक्सीडेंट कंट्रोल हायरार्की को देखिए। ये फ़ोटो है एक्सीडेंट कंट्रोल हायरार्की का या इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ सेफ्टी का। इसका जो ऊपरी सिरा है वो सबसे ज़्यादा चौड़ा है और जो सबसे निचला सिरा है वो सबसे ज़्यादा सकरा है। अब हम एक्सीडेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल कहाँ पे होगा? सबसे ज़्यादा कंट्रोल होगा इसके आधार पे जो कि सबसे ऊपर है। और सबसे ऊपर क्या चीज़ है? अगर हम ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है निर्मूलन या एलिमिनेशन, यानी हम एलिमिनेशन की तकनीक के द्वारा मैक्सिमम एक्सीडेंट को ख़त्म कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सर ये बताइए निर्मूलन क्या होता है। हाँ, मैं ज़रूर बताऊंगा बुधारू। ये निर्मूलन में क्या करते हैं कि जो भी खतरा साइट में हमको दिखाई देता है जिसके कारण कि एक्सीडेंट होने की संभावना हमको दिख रही है या अनुमानित हो रही है, तो उस खतरे को निर्मूल कर देना यानी कि ख़त्म कर देना। हाँ सर, जैसे कि? हाँ बुधारू, जैसे कि अगर साइट में कहीं पे ऑयल पड़ा हुआ है और ऑयल से कोई भी व्यक्ति फिसल करके गिर सकता है, या कोई व्यक्ति मान लो गिर गया, पता चल गया कि वहाँ पे ऑयल है, कोई फिसल करके गिर गया, या और भी व्यक्ति वहाँ से जो भी आएंगे जाएंगे वह ऑयल से फिसल करके गिर जाएंगे। तो इस प्रकार के ऑयल से दूसरों को फिसलने से बचाने के लिए हम उस ऑयल को वहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, निर्मूल कर देते हैं, मतलब उसकी पूरी तरीके से रोड से सफाई करवा देते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति फिसल करके अब न गिर पाए। इसको कहा जाता है एलिमिनेशन। इसका दूसरा उदाहरण भी देखें, जैसे कि कोई ऐसा स्पेयर पार्ट्स है, जैसे कि कोई हैमर कहीं ऊपर छूट गया, या कोई सीट कहीं चादर कोई रहती है तो कहीं ऊपर से लटक रही है, वह अचानक कभी भी नीचे गिर सकता है। तो ये क्या हुआ? एक खतरा हो गया। अब इस खतरे को हम निर्मूल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सभी खतरे को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन इस प्रकार के जो खतरे हैं जो मैक्सिमम एक्सीडेंट का कारण बनते हैं उन सभी को हटाया जा सकता है, निर्मूल किया जा सकता है। तो उस सीट को हम वहाँ से हटा देंगे जो कि लूज़ हो करके लटक रहा है, और इस प्रकार से हम अनेकों एक्सीडेंट को रोक सकते हैं या किसी बड़े एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को हम निर्मूल करके, खतरों को निर्मूल करके अनेकों एक्सीडेंट को हम रोक सकते हैं। तो वैसे ही सेकंड स्टेप में आता है। हाँ सर, ये सेकंड स्टेप में क्या आता है? सेकंड स्टेप में आता है सब्स्टिट्यूशन, या जिसको हम कहते हैं स्थानापन्न या रिप्लेसमेंट। बहुत से ऐसे खतरे होते हैं जिसको हम साइट से निर्मूल नहीं कर सकते या वहाँ से हटा नहीं सकते। इस प्रकार के खतरों से अपने वर्कर्स को बचाने के लिए हम उसका सब्स्टिट्यूट ला सकते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ ला सकते हैं जिससे कि काम भी चल जाए और वर्कर्स को खतरा कम से कम हो या ना हो। जैसे कि एक सामान्य उदाहरण से देखें, कहीं पे एक जानवर की ज़रूरत है और वहाँ पर शेर है, लेकिन शेर से लोगों को खतरा हो सकता है, जान जा सकती है। अब हमने उसको एनालिसिस किया तो पता चला कि हमको जानवर तो चाहिए लेकिन वहाँ पे कुत्ते से भी काम चल जाएगा, तो हमने वहाँ पर शेर की जगह कुत्ता ला रख दिया। तो पता चला कि अब किसी को जान का खतरा भी नहीं है और एक सामान्य कुत्ता उस काम को आसानी से कर दे रहा है। इसको हम इंडस्ट्रियल अनुभव के रूप में बताएं तो आजकल क्लोरीन गैस बहुत जगह से हटाई जा रही है, उसकी जगह ओजोन गैस का इस्तेमाल हो रहा है। क्लोरीन गैस जो कि वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, तो उसकी जगह अगर ओजोन गैस को इस्तेमाल किया जाए तो वह उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। तो इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हम अनेक खतरों से अपने वर्कर्स को बचा सकते हैं। वैसे एक और इंडस्ट्रियल उदाहरण की बात करें तो पहले सिलिकोसिस की प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा, जो सैंड ब्लास्टिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते थे। उसकी जगह अब शॉर्ट ब्लास्टिंग नामक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि सैंड के पार्टिकल्स के जगह स्टील के शॉट्स या छर्रे इस्तेमाल किए जाते हैं,
जिससे काम भी पूरा हो जाता है और इस प्रकार से वह प्रक्रिया होती है कि किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो पाता। तो इसी प्रकार से हम अनेक खतरों को सब्स्टिट्यूट करने के द्वारा हम अपने वर्कर्स को नुकसान से बचा सकते हैं। सर, क्या सारे खतरों को सब्स्टिट्यूट के द्वारा या एलिमिनेशन के द्वारा हटाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं बुधारू। अनेक ऐसे खतरे होते हैं जहां ये दोनों कार्य नहीं करते हैं। उन खतरों को हमको तीसरा जो स्टेप है पिरामिड का या फिर हमारे हायरार्की का जो थर्ड स्टेप है उसके माध्यम से हटाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल। ये इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या होता है? इसमें हम वर्कर्स और खतरे के बीच में एक बैरिकेड खड़ा कर देते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल के माध्यम से। जैसे कि एक गियर बॉक्स ओपन में घूम रहा है, दो गियर्स आपस में कांटेक्ट में आकर के घूम रहे हैं, एक गियर दूसरे को घुमा रहा है और जो पिंच पॉइंट बनता है, दोनों गियर का जो कांटेक्ट पॉइंट बनता है, वहाँ पर अगर किसी का कपड़ा आ जाता है, किसी की उंगली आ जाए तो व्यक्ति बुरी तरह घायल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? ना तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं ना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वहाँ पर हमको थर्ड पार्ट यानी इंजीनियरिंग कंट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग कंट्रोल यानी कि कुछ ऐसा डिवाइस वहाँ पर लगाना पड़ेगा जिससे कि ये खतरा वर्कर्स को ना हो पाए। उसके ऊपर हम कवर लगा सकते हैं, एक ऐसा कवर लगा देंगे कि अब कोई व्यक्ति उसके ऊपर हाथ रख दे या कपड़ा भी क्यों न रख दे, अब वह नहीं फंसने वाला है। तो इस प्रकार से इंजीनियरिंग कंट्रोल के माध्यम से हम अनेक दुर्घटनाओं से अपने वर्कर्स को बचा सकते हैं। कहीं कहीं ये भी प्रोविज़न कर दिया जाता है इंजीनियरिंग कंट्रोल के माध्यम से कि अगर कोई व्यक्ति किसी मशीन के कांटेक्ट में आने वाला है तो उससे पहले ही वह मशीन बंद हो जाती है। इस प्रकार का भी प्रोविज़न किया जाता है। कहीं कहीं पे ऐसा इंटरलॉक सिस्टम दे दिया जाता है इंजीनियरिंग कंट्रोल के माध्यम से कि अगर कोई व्यक्ति गार्ड को हटाया, मशीन के कवर को हटाया, तो मशीन अपने आप बंद हो जाएगा और उसको चालू नहीं किया जा सकता जब तक कि कवर को वापस ना लगा दिया जाए। तो इस प्रकार से इंजीनियरिंग कंट्रोल कर दिया जाए तो बहुत सारी दुर्घटनाओं से हम अपने वर्कर्स को बचा सकते हैं। क्या इसके बाद भी कुछ खतरे बाकी रह जाते हैं जो आगे के 2 कंट्रोल और दिए हैं? हाँ बुधारू, ये संभव है क्योंकि कई श्रमिक ऐसी गलती कर ही बैठते हैं जिसके कारण वह दुर्घटनाओं में फंस जाते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी दुर्घटना के 2 कारण होते हैं। पहला जिसको बोलते हैं अनसेफ कंडीशन और दूसरा जिसे हम कहते हैं अनसेफ एक्ट। अभी जो ऊपर की जो 3 चीज़ें जो बताई गई थी उसके माध्यम से हम अनसेफ कंडीशंस को हटा सकते हैं, पर इसके बाद भी अनसेफ एक्ट नाम का भी एक कारण बच जाता है और उस अनसेफ एक्ट को भी हटाने के लिए हम ये चौथा जो पार्ट है वह होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इसमें हमको वर्कर्स को नियंत्रित करना होता है, वर्कर्स को ट्रेनिंग देना होता है ताकि ये वर्कर्स सही तरीके से काम कर सके, किसी प्रकार के एक्सीडेंट में जानबूझकर या अनजाने में इन्वॉल्व ना हो सके। सर, ये प्रशासनिक नियंत्रण के द्वारा हम किस प्रकार से दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं? बुधारू, प्रशासनिक नियंत्रण के बहुत सारे पार्ट हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि वर्कर्स को भर्ती से लेकर के उसको गलत काम करने पर निकाले जाने तक बहुत सारे जो चरण हैं उन सभी को इस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत लाते हैं। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का सबसे पहला पार्ट होता है सिलेक्शन, मतलब हमको आदमी को सेलेक्ट करना है किसी काम के लिए। कोई भी व्यक्ति को लगा दिया ऐसा नहीं, उसको हम चयन करेंगे रिटन एग्ज़ाम के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा, कितना नॉलेज है उसको एसेस करने के बाद ही हम उसको काम में लेंगे। अगर वो काम का साबित होता है तो हम उसको काम में लेंगे और काम में लेने के बाद डायरेक्ट काम में नहीं भेज दिया जाएगा, उसको पहले हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं एक ट्रेंड वर्कर्स के द्वारा, एक्सपर्ट वर्कर्स के द्वारा, ताकि वह सुरक्षित तरीके से काम कर सके। उसको सेफ्टी का भी ट्रेनिंग दिया जाता है और उसके बाद ही उसको साइट में भेजा जाता है। फिर वहाँ पर भी उसको सीधे सीधे काम नहीं सौंप दिया जाता, उसको एक सुपरवाइज़र के अंडर में काम दिया जाता है। वह सुपरवाइज़र देखता है कि यह सुरक्षित तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर वो पाता है कि यह कुछ कमी कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है तो उसको टोकता है, उसको सही तरीका बताता है। और अगर सुपरवाइज़र पाता है कि ये उसके बाद भी बार बार रिपीट कर रहा है गलतियों को तो उसको कुछ दंड भी दे सकता है। और अगर सुपरवाइज़र देखता है कि ये दंड देने के बाद भी नहीं सुधर रहा है, उसको साइट से हटा भी सकता है। तो इस प्रकार से हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के द्वारा भी एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। सर, इतना सब करने के बाद तो मुझे लगता है एक्सीडेंट वैसे ही खत्म हो जाएगा, फिर ये पीपीई की क्या जरूरत है? बुधारू, कई चीज़ें ऐसी रहती जो किसी के भी नियंत्रण में नहीं होता, या बहुत सारी चीज़ें हमारे आँखों से
ओवरलुक हो जाता है, अनदेखा सा हो जाता है। कई खतरे जिसको हम अनुमान नहीं लगा पाते और वो अचानक सामने आता है, एक्सीडेंट घट सकता है। तो कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो, वर्कर्स और एक्सीडेंट के बीच में एक सुरक्षा परत के रूप में हम उनको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण देते हैं। जैसे कि कोई सामान सिर को चोट करने वाला है तो सिर और उस सामान के बीच में हेलमेट आ जाता है और सिर को सीधी चोट से बचा सकता है। और अगर कोई गर्म चीज़ किसी के हाथ में टच होने वाला है तो अगर उसको दास्ताना पहना दिया जाए, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दे दिया जाए, तो वह गर्म चीज़ उसके हाथ को नहीं जला पाएगा। वैसे ही अगर कोई कण उड़ करके किसी की आंखों को डैमेज करने वाले हैं और वह गॉगल्स पहन करके रखा हुआ है तो वह गॉगल से टकरा करके वह कण वहीं पर रुक जाएगा। तो इस प्रकार से हम व्यक्ति को एक अंतिम सुरक्षा परत के रूप में ये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण देते हैं, ताकि सारी अगर सावधानियों के बावजूद, ट्रेनिंग के बावजूद अगर कोई खतरा होता है, कोई दुर्घटना अगर घटती है, तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के माध्यम से उस व्यक्ति की अधिकतम सुरक्षा हो सके। ये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये तो दुर्घटनाओं के होने के बाद व्यक्ति को चोट से बचाने के लिए है। इसलिए इसमें कभी भी भ्रमित ना हो, हमको सुरक्षा उपकरण देना जरूर है, क्योंकि कुछ न कुछ चूक रहने की संभावना हमेशा रहती है। इसलिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जरूर दिए जाएं, सारे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिए जाएं, लेकिन उसके साथ ही साथ या उसके पहले हमको ऊपर के चारों नियंत्रण जो है उसको जरूर अप्लाई कर लेना चाहिए। जितने खतरे दिखाई दे रहे हैं या समझ में आ रहे हैं उनको निर्मूल कर दें, जिनको निर्मूल नहीं कर पा रहे हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट कर दें, और जो खतरे इसके बाद ही बच रहे हैं उन इंजीनियरिंग कंट्रोल के माध्यम से वर्कर्स से दूर कर दें, और वर्कर भी गलती न कर पाए किसी प्रकार का, इसके लिए उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के माध्यम से ठीक रखें। और इन सब के बावजूद थोड़ा सा 1-2% जो अगर संभावना बचती है या 0.1% जो एक्सीडेंट की संभावना बचती है, उससे वर्कर्स की रक्षा करने के लिए उनको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भी दिए जाएं। सर, क्या अगर इन 5 स्टेप को अपना लिया जाए तो व्यक्ति को पूरी सुरक्षा मिल जाएगी? हाँ बुधारू, अगर इन 5 उपायों को अपना लिया जाए तो 100% कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि कुछ चीज़ें किसी के हाथ में नहीं होती, जैसे कि दैवी आपदा, जैसे कि भूकंप या बाढ़। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम औद्योगिक दुर्घटनाओं में तो नहीं गिनते, लेकिन इन 5 का अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो सभी औद्योगिक दुर्घटनाओं से हम प्रत्येक वर्कर की सुरक्षा जरूर कर सकते हैं। तो मित्रों, बुधारू जी से यह वार्ता आपको कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के इम्पोर्टेंट जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड होते ही आपके पास जानकारी तुरंत पहुँच जाए। तो बुधारू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वार्ता में आप हमारा साथ देने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।